जैसे अपन कोई राइट हैंड लेते हैं तो राइट हैंड की उंगलियों को टर्न करते हैं तो जो थंब की डायरेक्शन है, जैसे ये राइट हैंड है, राइट, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, ये राइट हैंड है और इस राइट हैंड की उंगलियों को टर्न करते हैं, अपन फोल्ड करते हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो हमें फाइनली रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताता है। सही बात है गलत बात? ये राइट हैंड थंब रूल है। यस तो हमने ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी में अपने दो वेक्टर ले लिए, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। समझ में आ रही है बात? यस सर। इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। तो हमने क्या किया, हम अपने राइट हैंड को कहाँ रखेंगे, हम अपने राइट हैंड को ए वेक्टर के ऊपर रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है और ए वेक्टर के ऊपर ने राइट हैंड रख दिया। समझ में आ रही है बात? ऐसे राइट हैंड है यहाँ, लाइक दिस। इसकी उंगलियों को टर्न करेंगे टुवर्ड्स बी, तो थंब की डायरेक्शन किधर आएगी बताओ? अपवर्ड्स। अपवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन आएगी ना। यस सर। राइट हैंड की उंगलियों को बी की तरफ टर्न करेंगे, उंगलियों को ऐसे बी की तरफ टर्न करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड रख के, तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। राइट हैंड तो समझते हो ना, राइट हैंड कौन सा होता है? हाँ, लेफ्ट हैंड मत रखना, लेफ्ट हैंड रखोगे तो उल्टा हो जाएगा। अपवर्ड मतलब ऐसे डॉट से शो करूंगा हमारी ओर, बाहर की ओर। ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन से बाहर की ओर निकलेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये जो बाहर वाली डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी की है। आपको मैं बता दूं कि जब भी अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है कि डायरेक्शन आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन। सही बात है गलत बात? यस यस सर। ये होता है डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन। और जब हम ऐसे क्रॉस से शो करते हैं तो ये होता है डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन। तकलीफ है? तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउटसाइड आई और ए और बी इसी प्लेन में है, तो यहाँ से अपन एक बात तो कह ही सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सही बात है गलत बात? यस अरे हाँ है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना चाहिए यस सर। कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी is perpendicular to the plane containing A vector and B vector। समझ में आ रही है बात? यस सर। जिस वेक्टर में ए, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है उसके ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? ये डायरेक्शन वाली बात कितने बच्चों को नहीं समझ में आई कि आउट ऑफ द प्लेन कैसे है? एक बार हैंड रेज कीजिए जिनको ये बात नहीं समझ में आई। जैसे ना मैं आपको एक प्लेन बना के दिखाता हूँ, लेट सपोज मैं ऐसे करता हूँ, कि यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ, ठीक है? तो ये प्लेन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने ए वेक्टर ड्रॉ किया, ये हो गया ए वेक्टर। सही बात है गलत बात? ये हो गया बी वेक्टर, इसी प्लेन में हो गए ये दोनों वेक्टर। सुन रहे हो बेटा? यस सर। तो ये हो गया सर हमारे पास ए वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी किस तरफ होगा? ए क्रॉस बी होगा आउट ऑफ द प्लेन, ये वाला, दिस इज ए क्रॉस। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तकलीफ है किसी बच्चे को? सर सर हाँ बोलिए। सर आपने वो राइट साइड में वो लिखा है ना डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन, सर वो क्रॉस कहाँ बना हुआ है? जब भी अपन कभी रिप्रेजेंट करते हैं ना डायरेक्शन को, जैसे यहाँ पे अपन ये डायरेक्शन बाहर की तरफ थी तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे। अगर ये डायरेक्शन अंदर की तरफ होती ना तो ऐसे बोलते हैं कि ये डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी। यस सर।
तो मतलब ए क्रॉस बी अंदर की तरफ है, इनसाइड द प्लेन है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ऐसा लिखा है और कुछ नहीं लिखा। ठीक है बेटा, तो ये बी वेक्टर था और ये ए वेक्टर था, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए से बी की और उंगलियां घुमाई, तो ये ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आया। समझ में आ रही है बात? तो ये ए क्रॉस बी आपका इस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? यस सर। इस पूरे प्लेन के ही ये ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है, तो ये बी के भी परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर and also A cross B is perpendicular to B vector, right? दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं B क्रॉस A बोलता, B से A की ओर उंगलियां घुमाओ, तो किधर आता बताओ? inside the plane. जैसे यहाँ से B, इस ऊपर वाले डायग्राम में देखो, अगर मैं इसमें A से B की ओर उंगलियां घुमाए तो थंब ऊपर की तरफ आया। B से A की ओर घुमाना है राइट हैंड की, तो थंब किधर आता? अंदर की तरफ आता है ना? हाँ सर। यस तो इस डायग्राम में अगर मैं बनाऊं तो B क्रॉस A जो है वो नीचे की तरफ, सही बात है गलत बात? यस बी क्रॉस ए, या फिर यहाँ पे भी मैं शो कर सकता हूँ कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इनवर्ड है। ये क्रॉस लगा दिया ना, मतलब इनवर्ड है, ए क्रॉस बी के ऊपर की तरफ है। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, ठीक है ना? अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ से अपने को क्या पता चली? अच्छा ये यहाँ पे रहेगा, आगे चलो बेटा। यस सर। हमें एक और इम्पोर्टेंट बात चली कि ए क्रॉस बी, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, ये क्रॉस बी हो गया, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना? इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, और बी क्रॉस बी भी ऐसे हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना था? ए क्रॉस बी के दो चीजें थी ना, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन तो अपने बताई थी, ऊपर की तरफ एन कैप है, साइन थीटा। मोड ए मोड बी साइन थीटा, राइट? बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड Yes. की बात करूं तो बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना था? mod a mod b B sin mod A theta. sin theta, राइट? लेकिन इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन क्या होगी? माइनस एन कैप। minus n. मतलब Yes, ए sir. और बी क्रॉस बी दोनों की लेंथ तो इक्वल है, तो ऊपर की डायरेक्शन ए क्रॉस, ऊपर का वेक्टर अगर ए क्रॉस बी है तो बिल्कुल इसके अपोजिट इतनी ही लेंथ का वेक्टर बी क्रॉस ए है। सही बात है गलत बात? तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बी क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर नहीं है, उसका नेगेटिव है। सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को तकलीफ है इस बात में? अच्छा ये वाला बोर्ड ज्यादा बेटर है या फिर वो जूम वाला बोर्ड ज्यादा बेटर है? वो जूम वाला करता हूँ मैं, सर ये वाला। ये वाले ये वाला ज्यादा बेटर है ना, इससे थोड़ा आंखों में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्लैक बैकग्राउंड है ना इसका। हाँ सर। सर आप सर इसमें पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं। हाँ इसमें पीडीएफ भी शेयर करते हैं। सर एक डाउट। हाँ पूछिए, डाउट पूछिए। सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा? हाँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके सर। लेंथ तो सेम है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है? मोड ए मोड बी साइन थीटा। चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो हाँ तो ए सर। को बी मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर प्रोडक्ट है ना वो, तो 2 × 3 3 × 2 एक ही हाँ बात है, ठीक है ना? लेकिन यस। डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अगर ऊपर वाला कुछ ए वेक्टर होता है तो नीचे वाला माइनस ए होता है ना,
इसका मतलब Yes. बी क्रॉस ए जो है वो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी है, ठीक है बेटा। Yes. तो मैं आपको डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे बताया था कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, ऐसा बताया था ना। हाँ सर। यस सर। तब मैंने ये भी बताया था कि ये मैं स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, नहीं होते। हाँ सर, नहीं होता। और ये यहाँ पे प्रूव भी कर दिया ये दोनों बराबर नहीं है, ये तो इसका नेगेटिव होता है। सही बात है गलत बात? Yes. यस सर। आगे चलूं? Yes sir. Yes, sir. आगे बात करते हैं अपन। तो ए क्रॉस बी के बारे में अपने को ये बात तो पता लगती। अब ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, स्पेशली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो ये है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, राइट। इसमें कौन सी टर्म नेगेटिव है? ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, साइन थीटा में थीटा हो या सकता तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव। होगा या जीरो होगा। ये पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। सही बात है गलत बात? Yes sir. और यस ये सर। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो थर्ड तीनों हो और सकते फोर्थ हैं। क्वाड्रेंट में नेगेटिव। थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, लेकिन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया फिर। हाँ सर। ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव देखो। तो साइन थीटा भी केवल पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि थीटा हमेशा 0 से 180 के बीच में लाई करता है। सही बात है गलत बात? Yes sir. यस सर। तकलीफ है? तो इसका पूरा मैग्नीट्यूड या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। जीरो मैग्नीट्यूड होगा तो मतलब ये नल वेक्टर है। सही बात है गलत बात? तो अपन एक बात यस Yes करते sir. हैं, तो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है ना। तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे हो सकता है? मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड लेंथ रिप्रेजेंट करता है। सही बात है गलत बात? Length. Length. Yes. Yes, sir. मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकती है? इसलिए ये रिजल्ट या तो पॉजिटिव आना चाहिए या जीरो आना चाहिए, ठीक है। और आ भी रहा है। तकलीफ है बेटा किसी को? Yes sir. अब बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम देखिए, मॉड ए मॉड बी, दो वेक्टर है ए और बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब ये मॉड ए इंटू मॉड बी हो जाए, 90 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, 1. है ना। ये कब है? व्हेन साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। सही बात है गलत बात? हाँ सर। मैक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है। 1. थीटा की वैल्यू When कितनी होती है? theta is 90 degree. थीटा इक्वल टू 90 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाए। समझ में आ रही है बात? Yes sir. मतलब अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। सही बात है गलत बात? इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का लेंथ मैक्सिमम Yes. होता है। यस सर। मिनिमम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है। 0 पे या Yes. 180 पे। और जीरो कब होगा? If one of the two vector are zero. जीरो। या ये कब फिर होगा? या तो जीरो पे या फिर 180। मतलब या तो दो वेक्टर पैरेलल हो तो इनका या क्रॉस एंटी प्रोडक्ट, पैर। या एंटी पैरेलल। तो इनका एक क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, या फिर एंटी पैरेलल हो। समझ में आ रही है बात? या Yes फिर हम sir. ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल। बराबर हो चाहे ना हो वो अलग बात है, लेंथ बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन अगर ये एंटी पैरेलल भी हो गए तब भी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? जीरो। किसी बच्चे को तकलीफ है इसमें? थोड़ा आप लोग जो बोलते No हैं ना sir. वो थोड़ा जोर से बोला करो, मुझे समझ में नहीं आता है, आवाज थोड़ी कम आ रही है आप लोगों की। थोड़ा जोर से बोलो ताकि मुझे पता लगे कि आप कुछ डाउट पूछ रहे हो या ओके फिर आप सर। हाँ ना Okay बोल। sir. हाँ, तो एक चीज आप देखिए, अपने जब क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की बात की थी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था कब? जब थीटा 90 है। 90 डिग्री पे। क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम है कब? 90 डिग्री पे। जब थीटा 90 है। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम था कब?
जीरो। थीटा 0। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? 0। कब? जब थीटा 0। जब समझ में आ रही है थीटा बात? 0 या 180 हो। हाँ, या 180। उसमें डॉट, इसमें क्या था? डॉट प्रोडक्ट माइनस से भी था। सही बात है, गलत बात? यस Yes, सर। sir. और यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट 0, जब क्या? थीटा 180। ठीक है बेटा? सर लास्ट पॉइंट नहीं समझा कौन से वाला? सर, वो माइनस ए बी। भाई जब थीटा की वैल्यू 180 होती है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? मॉड ए मॉड बी -1। और ये हाँ cos सर। 180 कितना होता है? -1। ये माइनस ए भी हाँ नहीं सर। हो गया? हाँ सर, हो गया, समझा। किसी बच्चे को तकलीफ है? ये नोट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बताया कंपैरिजन के लिए। ठीक है? आगे चलो। सर एक सेकंड नोट सर डाउन 1 कर। मिनट। चढ़ाओ पेज चढ़ाओ, नीचे करेंगे। ऊपर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है एक्चुअली। ये लो, अब पूरा पेज दिख रहा है आपको। हाँ सर, हो गया। तो यहाँ से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए आई क्रॉस जे कितना होगा? मैक्सिमम A हाँ, maximum 1. 1। 1. डायरेक्शन वेक्टर प्रोडक्ट है ना? के कैप। 3 डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है? अब अपने राइट हैंड को एक्स से वाई की तरफ घुमा रहे हो, आई क्रॉस जे कर रहे हो ना? हाँ सर, तो अंगूठी की डायरेक्शन किधर आएगी? स्क्रीन के बाहर। अपवर्ड। जेड एक्सिस। जेड की तरफ। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, मॉड आई मॉड जे और साइन 90, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 है। सही बात है, गलत बात? यस। यस सर। मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन होगी के। तो ये सब 1 हो गए। एक्चुअली आई क्रॉस जे को मैं लिख सकता हूँ के कैप। इसी तरीके से जे क्रॉस आई को क्या लिख सकता हूँ? माइनस के कैप। माइनस के कैप। माइनस के कैप। चलो उसको एक बार बाद में देखता हूँ। जे क्रॉस के को क्या लिख सकता हूँ? आई कैप। आई कैप। घुमा के देखो, वाई से अपन जेड की तरफ उंगलियां घुमा रहे हैं। ठीक है ना? राइट हैंड को ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, मुट्ठी बंद करते हैं ना जैसे राइट हैंड से, तो वाई की तरफ हाथ ऐसे खड़ा करके जेड की तरफ उंगलियां फोल्ड करनी है, तो अंगूठी डायरेक्शन एक्स की तरफ आएगी। सही बात है, गलत बात? यस। हाँ सर. और और कौन सा रहेगा? के क्रॉस आई रहेगा। के क्रॉस आई। यहाँ पे उंगलियां जेड से एक्स की तरफ घुमानी है। माइनस जे कैप। जेड से एक्स की तरफ उंगलियां घुमानी है। प्लस जे कैप, Plus. सॉरी। Plus. प्लस जे कैप है ना? प्लस जे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास कि आई क्रॉस जे जो है वो के हो गया।
और जे क्रॉस के आई हो गया, के क्रॉस आई जे हो गया, ठीक है ना। याद रह जाएगा ये, आई जे है तो के, जे के है तो आई, के आई है तो जे। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। लेकिन इसमें कंफ्यूजन पता है क्या होता है, ये आई क्रॉस जे तो के होता है, हमें ऐसे तो याद रख लेते हैं, अच्छा इन दो का मतलब तीसरा होगा, लेकिन तीसरा में कई बार दिक्कत हो जाती है, अगर जे क्रॉस आई होता है तो माइनस के हो जाता है, क्योंकि अपने पता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सही बात है गलत बात? यस Yes, sir. लेकिन या इसी तरीके से के क्रॉस जे जो है वो माइनस आई हो जाता है, और आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे हो जाता है। माइनस जे कैप। अब कंफ्यूजन हो जाता है कि यार आई क्रॉस जे के था या जे क्रॉस आई के था, इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक आई है, एक जे है और एक के है। इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। समझ में आ रही है बात? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव सारे, और अगर ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस, इस तरीके से फटाफट आप बना के आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है बेटा। सर किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में मतलब अगर ए क्रॉस बी है मतलब वो एंगल ए से बी में मेजर कर रहे हैं ना। हाँ, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की ओर उंगलियां घुमानी है, बी क्रॉस ए है तो बी से ए की ओर उंगलियां घुमानी है। एंगल तो कैसे भी देख लो, थीटा देखना होता है अपने को, चाहे बी से ए देख लो चाहे ए से बी देख लो, उंगलियां घुमाने की बात होती है डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? यस सर। सर जो शॉर्टेस्ट एंगल बनेगा उसके रिस्पेक्ट में उंगलियां घुमानी है। हाँ, वैसे ही तो घुमानी है ना, शॉर्टेस्ट हाँ एंगल ही तो एंगल है दो वेक्टर के बीच में। यस सर। समझ में आया सभी बच्चों को? यस अच्छा, अगर मैं ये पूछूं आई क्रॉस आई कितना होगा? सर 0 जीरो जीरो, Zero. उसमें पैरेलल है। जे क्रॉस जे जीरो जीरो। Zero. 0 जीरो। 0 जीरो Zero. इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, डॉट प्रोडक्ट इनका आपस में मैक्सिमम होता है, आई डॉट आई 1 होता है, याद है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, sir. जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और डॉट प्रोडक्ट आई और जे का जीरो होता है ना? हाँ, sir. हाँ सर। Yes, sir. I dot J cap. I cap dot J. आई डॉट जे जीरो होता है, लेकिन आई क्रॉस जे जीरो नहीं है, आई क्रॉस जे के है, आई क्रॉस आई जीरो है, वहां पे आई डॉट आई 1 होता है, राइट? Yes, यस sir. सर। अच्छा, आई क्रॉस माइनस आई पूछ लेता तो जीरो जीरो ही होता। Zero ही Anti होता parallel. क्योंकि ज्यादा इनके बारे में दिमाग नहीं लगा। आगे चलो, हाँ सर। सर 0 ही होता। क्या होता है, क्या कह रहे हो? आगे चलता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं आपको ऐसे दे दूं ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 जे कैप, तो बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा? सर 6 6 के कैप। 2 आई कैप क्रॉस 3 जे, तो ये आया था 6 आई क्रॉस जे, और ये आया था Yes. 6 के।
समझ में आ रही है ठीक बात? है। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j, बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, चलो ये के कैप ले लेते हैं, ये 2 के कैप, और आपको बोला जाए कि ए क्रॉस बी बताए। ए क्रॉस बी, तो इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका यही वाला, देखिए ए क्रॉस बी पूछा गया ना आपसे, तो आप एक तरीका तो ये है कि 2i कैप को पहले पूरे के साथ क्रॉस करो, ठीक है, फिर पूरे 2j सर कैप को करो। या फिर सर वो ओरली भी कर सकते हैं ना कि आई कैप और आई 0 रहेगा। हाँ वो डायरेक्ट कर सकते हैं बाद में, एक बार मैं लिख रहा हूँ, फिर के कैप का सबके साथ क्रॉस करो, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है। अब इसमें करोगे तो क्या होगा कि पहले इन दोनों का करोगे तो ये 0 हो जाएगा, आई क्रॉस आई है, फिर इन दोनों का करोगे तो ये कितना आएगा, 6 इंटू आई क्रॉस जे, के आ जाएगा। सही बात है गलत बात? 6k कैप। और फिर आपने क्या किया, 2i का के कैप के साथ किया, तो आई क्रॉस के क्या होता है, फटाफट माइनस जे। आई -j क्रॉस कैप। माइनस आ गया ना, तो माइनस जे आ जाएगा, तो 4 इंटू माइनस जे आ जाएगा, तो ये पहला टर्म हो गया पूरा। तो इसी तरीके से ये करेंगे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज है तो माइनस के। सही बात है गलत बात? फिर जे Yes. क्रॉस जे यस। फिर 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, फिर ये कितना आएगा, 4 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस के आ जाएगा। सही बात है गलत बात? फिर अगला ये टर्म आ गया, ये पूरा हो गया, सर के जे क्रॉस क्रॉस सर जे आई क्रॉस की आई कैप आएगा ना। आई कैप आएगा, सॉरी जे क्रॉस के जे आई कैप। इसमें देखते हैं कि ये कितना आएगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ना, तो प्लस जे आएगा, जे कैप जे कैप। प्लस जे के। फिर के क्रॉस 3, के क्रॉस जे -3 आई कैप। माइनस आई कैप है ना, तो प्लस का 3 माइनस आई कैप, और के क्रॉस के तो 0 हो जाएगा। अब इसमें आई कैप वाली टर्म कौन कौन सी है, एक तो ये है 4 आई कैप, एक ये 4 आई कैप माइनस 3 आई कैप, जे कैप वाली एक ये है, एक ये है, तो -4 प्लस 3, -4 प्लस 1 तो माइनस का 3, और 6 के कैप -2 के प्लस का 4, तो ये आ गया ओके। एक। समझ में आ रही है बात? एक तो ये तरीका Yes. है, लेकिन जनरली इस तरीके से कोई नहीं जाता। सबसे बढ़िया तरीका क्या है वो बताएं। आपको क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है ना? Yes. यस सर आता है। हाँ मैं बता देता हूँ, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो सबसे पहले आप आई कैप जे कैप के कैप लिख लीजिए, और फिर उसके बाद ए क्रॉस बी करना है ना अपने को, पहले ए है फिर बी है, तो पहले ए के कोफिशिएंट लिख लीजिए, 2 2 1, फिर बी के लिख लीजिए 1 3 2। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले आई कैप को पकड़ना है, आई कैप को पकड़ लिया, ठीक है ना। सबसे पहले आई कैप को प्लस साइन के साथ पकड़ना है,
आई कैप को किडनैप कर लो 4 और उसका माइनस परिवार 3 खत्म। आएगा। 4 - 3. हाँ, और ये इसका कॉलम भी खत्म। इन दोनों को हटा दो, बाकी जो बच गया उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1। समझ में आ रही है बात? Yes, यस sir. सर। अब आई कैप की कहानी खत्म होगी। आई कैप के साथ इतना ही काम करना था अपने को। आई कैप को छोड़ दो, ठीक है? आई कैप को छोड़ दो, सर अंडू कर दीजिए। ठीक है? अब किसको पकड़ना है? अब पकड़ना है जे कैप। जे कैप। लेकिन एक ध्यान रखना, इसको प्लस साइन के साथ पकड़ते हो ना, इसको माइनस के साथ पकड़ना है। हथियार माइनस। दूसरा यूज करना है। पहले बंदूक यूज किया, तब की बात तलवार, ठीक है? 4 माइनस 1। अब जे कैप का रो खत्म, जे कैप का कॉलम खत्म। सही बात है गलत बात? बाकी जो बच गए यस सर। 2 इंटू 2, इनका मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है? अब फिर से क्या करेंगे अपन? जे कैप को छोड़ जे देंगे। कैप की कहानी खत्म, के कैप। के हाँ, कैप जे की कैप को छोड़ कहानी देंगे। शुरू। जे कैप की कहानी खत्म। जे कैप से अपने जो लेना था वो ले लिया, जो वसूली करनी थी वो पूरी कर दी अपन ने, ठीक है? अब अपन किसको पकड़ेंगे? के कैप की बारी। हाँ, अब के कैप की बारी है। तो देखो, आप इस बात का ध्यान रखना विशेष कर, पहले को हमेशा प्लस साइन के साथ पकड़ना है, फिर दूसरे को माइनस, फिर तीसरे को वापस प्लस, अल्टरनेट चलता है, ठीक है ना? तो के कैप को प्लस साइन के साथ। अब के कैप का रो खत्म, के कैप का कॉलम खत्म। बच गया कौन? 6 माइनस 2। -2. माइनस 2। ये देखिए, ये कितना आएगा? आई कैप आई कैप माइनस जे 3 जे कैप प्लस 4 प्लस 4 आ गया। ये निकाला था अपन ने थोड़ी देर पहले। ये देखिए, Yes, sir. यस यस, सर। कौन सा बेटर है? डिटर्मिनेंट। 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 डिटरमिनेंट ज्यादा बेटर है ना? हाँ सर। इसलिए सब इसी मेथड का यूज करते हैं। नोट कर लीजिए। सर आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे प्लीज। ये जूम आउट इसमें कैसे होगा यार? सर वो बार में जो नीचे है ना माइनस, एक बार बताओ कौन सा लिखना है जहाँ आपको? अब इतना पे माथा पड़ेगा ही नहीं है? कौन सा लिखना है बताओ? नीचे वाला, नीचे नीचे। नीचे का लिखना है, ये लिख लो पहले, ठीक है? सर ऊपर तो ये क्या कह रहे हो? ऊपर करूं? हाँ सर। सर वो राइट को शिफ्ट किया सर, वो एक्स्ट्रा वाला लिखना। क्या कह रहे हो? सर राइट को शिफ्ट करिए। इधर? हाँ सर बस।
Done, sir. अच्छा, इससे जूम आउट होता है। ये लो भाई, जूम आउट हो गया। हाँ सर वही तो थे। चले आगे। हाँ सर। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्लोज प्रोडक्ट हो गया। एक चीज इसमें और रह गई कि आपको पैरेललोग्राम का एरिया पता है? यस सर। Yes, sir. यस सर। कितना होता है? half into sum of parallel sides into altitude. हाफ इंटू सर सम ऑफ बेस इनटू पैरेलल। हाइट, अरे वो बेस तो इनटू हाइट ट्रेपेजियम होता का है। एरिया बता दिया तुमने। हाँ सर, ट्रपेजियम का था ना। अच्छा सॉरी सर ट्रेपेजियम सॉरी। ये बेस बेस इनटू है। हाइट। हाइट। हाँ, ये बेस है और ये हाइट है। ठीक है, ये तो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये बेस होगी। मतलब आपको ये बताया गया होगा कि ये हाइट होगी। एक ही बात है, अंदर बना दो चाहे बाहर बना दो, इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, राइट, पैरेललोग्राम का। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना दो वेक्टर ले लेता हूँ। एक वेक्टर ले लिया मैंने, इसको हटाता हूँ एक बार। हाँ, एक वेक्टर ले लिया मैंने, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। समझ में आ रही है बात? और इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो अगर ये ए वेक्टर है तो एक बात बताओ, ऊपर वाला वेक्टर कितना होगा? ए वेक्टर। ए वेक्टर। ये भी ए वेक्टर होगा। सही बात है गलत बात? यस Yes, sir. सर। क्योंकि इसके पैरेलल है और इतनी लेंथ का है, तो ये भी ए वेक्टर है। अगर ये बी वेक्टर है तो ये इसके बराबर वाला वेक्टर भी कितना होगा? बी वेक्टर। सही बात है गलत बात? Yes, sir. यस सर। ये भी हमारे पास बी वेक्टर होगा। अब इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं। एक हमने पैरेललोग्राम बना दिए जिसके आमने सामने की साइड ए वेक्टर है और इधर सामने वाली साइड बी वेक्टर है। सही बात है गलत बात? यस सर। पैरेललोग्राम whose adjacent sides are a vector and b vector, जिसके adjacent sides a vector और b vector है। कोई भी दो adjacent साइड ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी वेक्टर के दो कंपोनेंट है, बी वेक्टर के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट तो ये हो गया और एक कंपोनेंट हो गया हमारे पास सर वो हाइट। ये वाला। सही बात है गलत बात? यस। यस सर। तो ये वाला कंपोनेंट जो हाइट वाला कंपोनेंट है वो कितना है, उसकी लेंथ कितनी होगी? एच। नहीं नहीं, इसकी लेंथ जैसे बी है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो इसका सर मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा। बी बी साइन साइन थीटा, थीटा। साइन थीटा। राइट, बी साइन थीटा, हाँ सर। हाँ सर। और ये बी कोस थीटा हो जाएगा। और ये ए वेक्टर की जो लेंथ है वो ए है। तो अब इसका एरिया की बात करूं मैं, अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया, तो बेस कितना हो गया इसका, ए वेक्टर की लेंथ, मतलब मॉड है। सही बात है गलत बात? Mod A. Yes, sir. और हाइट कितनी होगी इसकी? प्लीज साइन B, B sin theta. T sin theta. ये टर्म तो जानी पहचानी लग रही है। Sir, A cross B. हाँ सर। ए ए क्रॉस क्रॉस बी। बी का मैग्नीट्यूड है ये। सही बात है गलत बात? Yes, sir. Yes, सर sir. सर वो एरिया वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। भाई एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है ना। बेस कितना है? ए वेक्टर का लेंथ, ए वेक्टर का लेंथ मतलब मॉड ए। सही बात है यस गलत सर। बात? यस। और हाइट कितनी है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा मतलब मॉड बी साइन थीटा। सही बात है गलत बात? यस सर। तो ये हो गया मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा। ये क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यस अर्थात सर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम
parallelogram whose adjacent sides are a vector and b vector, ठीक है ना? whose adjacent, ये गलत लिख दिया, एडजेसेंट की स्पेलिंग सही है क्या? देख लेना यार, सर जे के बाद ए आ जाएगा। जे के बाद ए आएगा क्या? हाँ सर एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है बेटा? तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास उस पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आ रही है बात? यस यस सर। सर उसका फाइनल आंसर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। हाँ, मोड ऑफ ए क्रॉस बी ही इसका आंसर हो जाएगा ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ यस ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। आगे चलता हूँ। तो इसी के साथ हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? वेक्टर कंप्लीट हो गया, इसके साथ साथ पूरा मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो गया। ओके सर। ठीक है बेटा? सर फिर नेक्स्ट क्या चालू करेंगे? क्या कह रहे हो? सर नेक्स्ट क्या टॉपिक करेंगे हम? हाँ, अभी फिजिक्स के टॉपिक चालू करेंगे ना, अभी फिजिक्स के टॉपिक चालू करेंगे। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर हम लोग कोई भी वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हाँ कर सकते हैं ना, दुनिया के कोई भी ओके वेक्टर सर। को आई कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका कितना पोर्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, कितना पोर्शन वाई एक्सिस की तरफ है, कितना पोर्शन जेड एक्सिस की तरफ है। अपन कोई भी पॉइंट्स को एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में लिखते हैं ना, हाँ सर। बस उसी तरीके से उसके पोजीशन वेक्टर को अपन आई कैप जे कैप और के कैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही बात है, गलत बात? मतलब उसके कंपोनेंट्स वही तीनों में से कोई रहेंगे। हाँ ऑब्वियसली, उसके तीन कंपोनेंट ओके होंगे, सर। एक्स वाई जेड। नहीं, कंपोनेंट आप और भी कोई डायरेक्शन में ले सकते हो। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास ऐसा है कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं एक प्लेन की बात कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है बेटा? यस सर। ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर। अब इस ए वेक्टर के आप चाहो तो दो कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लो, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि अपने को ये दोनों कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? हमें कौन Yes, से sir. कंपोनेंट की जरूरत है? उसने बोल दिया एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। एक्स वाई कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। उस बंदे ने बोल दिया कि मुझे एक कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग चाहिए, ठीक है ना? तो दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर हो सकता है। सही बात है, गलत बात? हो सकता है ये दूसरी एक्सिस हो, ये आर एक्सिस हो Yes, sir. और ये एल एक्सिस हो। तो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट आप आर एक्सिस और एल एक्सिस के लॉन्ग भी ले सकते हो। समझ में आ रही है बात? सर वो बट अपना चॉइस रहेगा ना हाँ, कि वो मतलब क्वेश्चन की कैसे डिमांड उसको होगी लेना। ना, वो क्वेश्चन की डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग देंगे अपन। ओके सर। जैसे ये जो लेंथ है, ये लेंथ होगी लेट अस सपोज ए आर, ये आर एक्सिस के लॉन्ग, ये लेंथ होगी ए एल। तो आप इसको क्या लिखोगे? ए वेक्टर जो है वो ए आर और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आर कैप हो गया, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एल कैप हो गया। ए आर इंटू आर कैप प्लस ए एल इंटू एल कैप। समझ में आ रही है बात? यस सर। लिख सकते हो आप।
ए एल हो गया, ए वाई नहीं ए एल। जैसे अपन ए एक्स और ए वाई बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही हो, सर एक्स पर एक्सिस और वाई एक्सिस तो अगर एल स्टैंडर्ड है। एक्सिस लिया तो वो 4 डायमेंशनल नहीं हो जाएगा क्या? कैसे? हमने दो डायमेंशन इन दो डायमेंशन को अपन इग्नोर कर रहे हैं, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। डायमेंशन तो क्या होती है, एक प्लेन को ही तो डायमेंशन बोलते हैं ना। ये एक ही प्लेन हाँ में है सर, या नहीं, ये 2 डायमेंशनल नहीं है क्या? ये एक्सिस हाँ हाँ अपन सर, सर बहुत समझ। सारे एक्सिस बना देंगे तो क्या डायमेंशन चेंज हो जाएगी? नहीं सर। 2D प्लेन में एक प्लेन को 2D प्लेन बोलते हैं, सही बात है गलत बात? 2 यस डायमेंशनल बोलते हैं, तो ये 2 डायमेंशनल है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो स्टैंडर्ड होती है, इसलिए हम जनरली इन्हीं की टर्म में बात करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज है। ये हमारे पास हाइपोथेटिकल है, जो हमने मानी है कि ये दो एक्सिस कंसीडर करूंगा मैं इनको कंसीडर ही नहीं करूंगा, और जेड एक्सिस की जगह मैं कोई और एक्सिस लूंगा, ये लो एम एक्सिस। ठीक है? यस सर। यस सर। वैसे तो जेड एक्सिस सर भी इसी डायरेक्शन में है और एम एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये तो जेड, ये तो के कैप के अलोंग ही हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन ही जेड एक्सिस है, आउट ऑफ द प्लेन ही एम एक्सिस है। यस सर। ठीक है? सर बट जनरली हम लोग कोई भी वेक्टर को आई जे और के टर्म्स में एक्सप्रेस हाँ, करेंगे। जनरली अपन इन्हीं तीनों के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड होता है, और कोई रीजन नहीं है। ओके। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप एक वेक्टर के कंपोनेंट केवल इनके अलोंग ही कर सकते हो, क्या मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कंपोनेंट आप किसी भी 2 डायरेक्शन के अलोंग कर सकते हो, किसी भी 3 डायरेक्शन के हाँ अलोंग। सर, ठीक है? समझा सर। यस लेकिन सर। वो डायरेक्शन एक दूसरे, कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। ठीक है ना? कंपोनेंट जो होते हैं, एक आपने आर ले ली तो दूसरी जो डायरेक्शन होगी वो आर के परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ रही है बात? यस सर। किसी बच्चे को तकलीफ है भाई? नो सर। नो सर। चलिए आगे अपन फिजिक्स का श्री गणेश करते हैं। बोलो गणपति बप्पा मौर्य। मौर्य। गणपति बाप्पा मौर्य। फिजिक्स में जो अपन पढ़ने वाले हैं 11th में, वो मेनली फिजिक्स के कई सारे पोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा अपन जिसमें टाइम देंगे वो है मैकेनिक्स। ठीक है ना? इसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं। मैकेनिक्स के बाद अपन पढ़ेंगे वेव के बारे में, फिर उसके बाद हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. और अगर हमारे पास टाइम बचा तो अपन फ्लूइड के बारे में भी पढ़ेंगे। मैकेनिक्स का ये एक पार्ट है जो लिक्विड से रिलेटेड है, इसको इसलिए इसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। राइट? तो मैकेनिक्स के अंदर अपन बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स, फिर अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम बोलते हैं इसको शॉर्ट में। फ्रिक्शन के बाद पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है ना? फिर अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। मोशन का अलग पार्ट है सर्कुलर, जो स्पेशल सर्कल वाला जो मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, और फिर अपन पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे अपन मैकेनिक्स में। और उसके बाद अपन वेव के अंदर 2 टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव। फिर हीट एंड थर्मो वाला पढ़ेंगे, फिर फ्लूइड पढ़ेंगे। ठीक है ना? इनमें एक एक टॉपिक है। अभी अपन शुरुआत करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के 3 सब टॉपिक्स हैं। ठीक है ना? 3 सब टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी ये वैसे एक ही टॉपिक है पूरा। तो एक है हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन, फिर अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल,
फिर अपन पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। समझ में आ रही है बात? यस तो Yes. शुरुआत कर रहे हैं अपन रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। रेक्टिलिनियर मोशन से शुरुआत कर। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स एक्चुअली मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें अपन केवल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, एक पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उस वो मोशन क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण है, कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ओनली मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन इज काइनेमेटिक्स। समझ में आ रही है बात? ये सारे डायनेमिक्स के हैं, इनमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कितना एनर्जी लगा, कितना फलाना दिखाना, ये सब हो गया, ठीक है ना। यस सर ये काइनेमेटिक्स में विदाउट गोइंग इनटू द कॉज, कॉज मतलब कारण, मोशन के कारण क्या है इसके बारे में कुछ नहीं पता, मतलब अपने को बस आपको दिया जा रहा है कि ये मोशन हो रहा है और इसमें बताओ कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या है क्या क्या, बस मोशन के बारे में पढ़ना ही काइनेमेटिक्स है, ठीक है। यस समझ में आ सर रही है बात? तो सबसे पहले अपन हाँ। चालू कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है, लीनियर वर्ड आ रहा है ना एक, तो लीनियर वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन Straight motion in a straight line. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब इसमें कोई पार्टिकल इसी के अलोंग मूव करेगा, आगे जाएगा और इसी के अलोंग पीछे आएगा, आगे जा सकता है कोई दिक्कत नहीं, इसी लाइन के अलोंग। लेकिन अगर उसको वापस अपना टर्न होना ना, तो टर्न होकर वो इसी लाइन के अलोंग आए। समझ में आ रही है बात? यस ऐसा नहीं है कि टर्न होकर वो इधर मुड़ गया फिर वापस ऐसे घूम के आ रहा है, ये वाला मोशन नहीं है रेक्टिलिनियर। समझ में आ रही है बात? रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एक ही लाइन के अलोंग जो मोशन होता है, तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन। समझ में आ रही है बात? यस सर मोशन इन वन डायमेंशन। अब तब से अपन एक वर्ड यूज कर रहे हैं मोशन। मोशन का मतलब जानते हो क्या होता है? When particle is move. changing its position with respect to the surroundings. सर या फिर मतलब मूव करना। क्या कह रहे हो? सर वो उस पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है एक पार्टिकल, ठीक है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, राइट। समझ में आ रही है बात? यस सर। लेकिन एक एक दिक्कत है, पता है? जैसे आप लोग चेयर चेयर लगा के बैठे होंगे अभी सभी लोग, है ना? यस सभी लोग चेयर लगा के बैठे हो ना? हाँ सर। Yes, sir. तो आप लोग मोशन में हो या नहीं हो? No, नहीं sir. सर। नहीं सर सर किसके हाँ, आप लोग मोशन में नहीं हो, आप रेस्ट पे हो, ठीक है ना, आप मूव नहीं कर रहे, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो ये अर्थ है, और इस अर्थ पे यहाँ इंडिया है, ठीक है ना। ये इंडिया का मैप बना रहा हूँ मैं, लेट अस सपोज यहाँ पे मुंबई है और इस मुंबई में आप बैठे हो, राइट, चेयर लगा के। आप कह रहे हो कि आप मोशन में नहीं, लेकिन एक बंदा जो है वो अर्थ से बाहर चला गया, स्पेस में चला गया, उसको अर्थ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। सही बात है गलत बात? यस यस सर वो कहेगा कि ये जो मुंबई में बैठ के जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि पूरी अर्थ ही मोशन में है। यस सर
और रोटेशन अर्थ के साथ साथ ये बंदा भी मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद में ये बंदा यहाँ आ जाएगा, थोड़े दिनों बाद मान लेते हैं। सही बात है गलत बात? यस सर। Yes, sir. सर और आपका फ्रेंड जो आपके बगल में बैठा है, फ्रेंड या आपका कजन या आपका भाई या जो भी है, वो ये कह रहा है कि आप रेस्ट पे हो। सही बात है गलत बात? यस हाँ सर। सर यस सर वो यहाँ पे बैठा है, वो ये कह रहा है कि आप रेस्ट पे हो। तो या तो ये आदमी झूठ बोल रहा है या फिर आपका भाई झूठ बोल रहा है। कौन झूठा है? दोनों अपने नजरिए से सही है। Motion is a दोनों relative की concept. नजरिए से सही। ये एक बच्चे ने जवाब दिया है। अभी दोनों सही हैं सर या वो फिर हमने सर दोनों भी सही। सर दोनों सही। दोनों ही सही नहीं है? हाँ दोनों सर। सही है सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। है? सर मतलब हम उस सर बंदे के कौन बता रिस्पेक्ट रहा है? मोशन में सर कौन बता हाँ, रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना। देखिए मोशन इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर कौन है। सही बात है गलत बात? हाँ मोशन सर। एक केवल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है। भाई पोजीशन चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है। सही बात है गलत बात? जो यस आपका सर। भाई बगल में बैठा है, चेयर चेयर लगा के मान लेते हैं आपके बगल में कोई आदमी बैठा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। आप उसको हमेशा थोड़ी देर बाद भी आप उसको बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो हाँ आपको सर। रेस्ट पे बता रहा है क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और जो बाहर ही आदमी चला गया, आपसे बाहर चला गया, उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए वो आपको मोशन में बता रहा है। सही बात है गलत बात? यस सर। यस। तो यहाँ पे अपन जो मेन बात लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। समझ में आ रही है बात? यस सर। देयर इज नथिंग like an absolute motion. एब्सोल्यूट वर्ड जानते हो क्या होता है? सर पूरी तरह से सही, हाँ, मतलब पूरी तरीके से आप किसी बात को बोल ही नहीं सकते कि हमेशा मोशन में ही है। डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस आप एक सर गाड़ी में ट्रेवल यस करते हो, सर। गाड़ी में ट्रेवल करते हो लोकल में, तो आप यहाँ पे ये लोकल की जो सीट्स है, इस सीट पे बैठे हो कहीं। समझ में आ रही है बात? और यस। यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे विंडो है, ठीक है ना? आपका स्टेशन आ गया, तो आपका दोस्त भी आपके बगल में बैठा है, आप भी बैठे हो, तो आपका दोस्त आपको बोलेगा चल भाई तेरा स्टेशन आ गया, खड़ा होकर चला जा, विंडो के पास चला जा। सही बात है गलत बात? मीन्स Yes. अब तक वो आपको रेस्ट पे समझ रहा था कि आप तो उसके बगल में बैठे हो। समझ में आ रही है बात? अब तुम खड़े होके हाँ चलोगे, उसके रिस्पेक्ट में चलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन एक्चुअली तुम दोनों ही तो चल रहे थे गाड़ी के साथ। हाँ भाई, आप दोनों ही एक्चुअली
मोशन में थे बाहर वाले बंदे के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे थे। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. There is nothing like an absolute motion or absolute rest. ठीक है ना? Motion is a combined property of an object and observer. An object can be in motion with respect to one observer. Can be in motion with respect to one observer. Or it or at rest with respect to another observer. समझ में आ रही है बात? yes sir, Yes, sir. At the same time. At the same time. एक ही समय पे एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है और दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है। समझ में आ रही है बात? यस Yes, sir. आगे चलता हूँ। एक चीज और, अब मोशन एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में कब बोला जाएगा? आप ये बात तो जरूर आपने बोल दी कि वो एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के कंबाइंड प्रॉपर्टी है, तो कोई ऑब्जर्वर उसको मोशन में कब बोलेगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन जब मोशन, उसके रिस्पेक्ट में प्लेस चेंज करे। हाँ, said to be in motion with respect to an observer if its position is changing with time with respect to that observer. समझ में आ रही है बात? समय के साथ अगर उस ऑब्जेक्ट की उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो फिर वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है। समझ में आ रही है बात? यस Yes, sir. ठीक है। आगे चलता हूँ। सर 1 मिनट पीछे वाले स्लाइड का लास्ट लाइन दिखा दिया है। ये काम बढ़िया है यार, इसमें दिख रहा है भाई सबको? yes sir, Yes, हो गया, sir. thank you। सर एक डाउट है सर। हाँ पूछो बेटा। सर मतलब फिर सर हम लाइट के फोटोन को किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे कहेंगे? यार वो तो क्वांटम मैकेनिक्स है, उसको छोड़िए एक बार। अपन यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? वो क्वांटम फिजिक्स है, उसको टेंशन मत सर लीजिए। सर ठीक है पर ना? फोटोन का भी रेस्ट पे हो ही नहीं सकता। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन एक लाइट का पार्टिकल तब है जब वो c स्पीड से मूव कर रहा है। समझ में आ रही है बात? यस हाँ थैंक यू श्रेयांश, तुमने ही सबसे पहले मुझे इस बोर्ड के लिए सजेस्ट किया था, थैंक यू। आगे चलो बेटा। सर किसने? एक बच्चा है इसी में, श्रेयांश करके है, इसी में है। तो पहला क्लास हुआ था तब इसी ने मेरे को बताया था कि सर ऐसे ओपन बोर्ड करके एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है यार, ये कहानियां बाद में चलेगी, ठीक है? ये फोटोन वाली कहानियां है ना, ये अपन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है? वो क्वांटम फिजिक्स है, उसको क्लासिकल फिजिक्स से मत जोड़िए, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के इवन न्यूटन्स लॉ जो है ना, वो भी क्वांटम फिजिक्स में इनवैलिड हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। यस सर। आगे चलते हैं।
तो ये आपने मोशन के बारे में बता दिया कि कौन सा पार्टिकल किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में है और कौन सा रेस्ट पे, ठीक है ना। तो जैसे अपन आगे बात करते हैं, तो इसके अंदर जो रेक्टिलिनियर मोशन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले पोजीशन के बारे में बताता हूँ। पोजीशन क्या है, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की लोकेशन ही पोजीशन है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। ओ के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन ये वाली है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया ए का ओ के रिस्पेक्ट में। सही बात है गलत बात? इसी तरीके से अगर बी यस की सर। बात करें तो ये बी की पोजीशन होगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यस लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन डिफरेंट है। ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन ये वाली है। समझ में आ रही है बात? पोजीशन वही है लेकिन पोजीशन वेक्टर डिफरेंट है। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो ये पोजीशन एक्चुअली लोकेशन इन द स्पेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। अब आप रेफरेंस किसको ले रहे हो वो डिपेंड करता है। तो पोजीशन वेक्टर सबके लिए अलग अलग हो सकता है, राइट। इसके आगे मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है भाई। ओके डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद में फिर एक्सेलरेशन, स्पीड, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हो। अभी अपन उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी अपन ने वेक्टर भी पढ़ लिया है, स्केलर भी पढ़ लिया है ना, रेट ऑफ चेंज के बारे में भी पढ़ लिया है, राइट। उस टाइम पे तो बस आप ऐसे याद करते थे कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस तरीके से याद करते थे चीजें क्या होती है। अब एक्चुअली आपको सारी चीजों के बारे में आइडिया लग गया है, राइट। तो अपन इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। सर हाँ बोलिए। सर आप पीडीएफ भेज दोगे इसका? आप पीडीएफ में भेज दूंगा, बट आप लोग है ना एक काम किया कीजिए कि इसके साथ साथ ही नोट्स बनाइए कीजिए। उससे क्या ना कि सर आगे हाँ नोट्स सर, तो साथ कंप्लीट। में ही बनाते हैं। हाँ सर हाँ? नोट्स तो कंप्लीट। हाँ, फिर इसका पीडीएफ का क्या करते हो तुम? सर आगे रेफर करने के लिए कभी चाहिए तो रेफर मतलब? अच्छा, मतलब सर जैसे वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं सर हम। सर फिर एक वैसे साथ नहीं सर, जैसे वो पोजीशन वेक्टर का एक पार्ट था वो मेरा मिस हो गया था, तो मुझे चेक करना था कि वो मतलब कंप्लीट करना था, तो वैसे वो पीडीएफ। ओके ओके, ठीक है, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, नो प्रॉब्लम। या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से हम देख सकते हैं ना। ठीक है, अभी ऑनलाइन का यही तो फायदा है कि अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं, है ना। यस कोई सर। बात नहीं, भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो सर नेक्स्ट बस क्लास सर में बस थैंक यू। एक डाउट और क्या कह रहे हो? सर। हाँ सर बोलिए। एक डाउट और है वो। हाँ सर पूछिए। ये जो आपने पढ़ा है सर वो एब्सोल्यूट मतलब नो ऑब्जेक्ट इज एट एब्सोल्यूट मोशन एंड रेस्ट। हाँ, सर तो ये ऑब्जर्वर के बारे क्वांटम में नहीं बताया मैकेनिक्स ना में अपन ने। इनवैलिड है। ऑब्जर्वर के बारे में नहीं बताया कि ऑब्जर्वर कौन है। हाँ आप सर। सन की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि सन रेस्ट पे है, किसके रिस्पेक्ट में भाई? हमारे रिस्पेक्ट में तो नहीं है। हाँ सर वो तो हमें तो, समझा सर। हाँ, सर मैं ये कहता ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी इनवैलिड है। क्वांटम मैकेनिक्स में मतलब ऐसा कहने का मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में इन चीजों को डिफाइन इस तरीके से किया ही नहीं गया है, ठीक है ना। मतलब हाँ यहाँ सर। पे जो अपन बात कर रहे हैं कि नथिंग इज इन एब्सोल्यूट, वहां पे भी एक्चुअली ये चीजें इनवैलिड ही है कि आप ये कह सकते हो कि जो प्रोटॉन है उनके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन मोशन में है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो ये बातें इनवैलिड तो है ही वहां पे, ठीक है। तो वहां पे ओके सर। पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए उसके बारे में अभी। सर ठीक है सर। और कोई थैंक यू डाउट है? सर। नहीं सर। चलिए, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सर। बाय सर, थैंक यू सर। अच्छा, होमवर्क दे दिया मैंने? नाइस। नहीं सर सर। कल ही है क्लास। अच्छा, कल मॉर्निंग में ही है ना, ठीक है फिर। हाँ सर। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।
थैंक यू बाय सर, सर, बाय। गुड नाइट। थैंक यू सर।